नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जबरन वसूली मामले में आप विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार, गैंगस्टर से बातचीत के ऑडियो पर हुई गिरफ्तारी। राजस्थान में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार लाएगी विधेयक, लव जिहाद और कन्वर्जन पर मिलेगी कठोर सजा। कोलकाता समेत दुनिया भर में इस्कॉन आज बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा का करेंगे आयोजन। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार। सीरिया के एलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा, राष्ट्रपति बशर अल असद की बढ़ी मुश्किलें, रूस ने विद्रोहियों पर किए हवाई हमले। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच छठे दौर की बाजी आज। 5 बाजियों के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने कल आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2023 के एक फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप के सामने आने पर उसकी जांच के बाद की गई है। वायरल ऑडियो क्लिप में नरेश बालियान और गैंगस्टर अमित सांगवान के बीच व्यापारियों से फिरौती मांगने संबंधी बातें हुई थी। 2023 के इस कथित जबरन वसूली मामले में अपराध शाखा द्वारा नरेश बालियान से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत रिकॉर्ड थी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाले पार्टी बताया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल के लगातार दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाने के चलते यह सब हो रहा है। आपने ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले में आगे की पूछताछ जारी है। कुरान शरीफ बेअदबी के मामले में दिल्ली के मेहरौली से आप विधायक नरेश यादव को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 8 साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला और सेशन जज परविंदर सिंह गरेवाल की अदालत ने 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 24 जून 2016 को मालेर कोटला में जरग रोड में से कुरान शरीफ के फटे पन्ने बरामद होने के बाद पुलिस ने विजय कुमार, नंद किशोर, गौरव और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनके बयानों के बाद आप विधायक नरेश यादव का नाम इसमें जोड़ा गया था। नरेश के वकील निरपाल सिंह धालीवाल ने कहा कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। विधायक की जमानत पर फैसला कल होगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंगजल उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। ये तूफान 6 घंटे के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा। इस दौरान चक्रवाती तूफान की हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो बीच बीच में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने इसके कमजोर पड़ने के संकेत भी दिए हैं। राजस्थान में धर्मांतरण कानून के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल
2024 विधेयक लाने का फैसला किया है। अब बजट सत्र में बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा होगी, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया है कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2023 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। इस विधि में अपराध गैर जमानती या संज्ञेय होंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए आज दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारत सहित 150 से अधिक देशों में इस्कॉन केंद्रों पर प्रार्थना सभा की जाएगी। इसके तहत श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार से शांति कायम करने की अपील की है। कोलकाता में भी इस्कॉन आज प्रार्थना सभा का आयोजन करेगा। बांग्लादेश में हिंदू संतों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिन्मय प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्याम दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने श्याम दास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। श्याम दास की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वे चिन्मय प्रभु से मिलने के लिए गए थे। बांग्लादेश में संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया है। राधा रमन ने श्याम दास की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि आप लोग बताएं कि क्या यह संत आतंकवादी नजर आता है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने एलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने सीरिया के कई सैनिकों को भी मार दिया है, जिसके बाद सीरिया ने अलेप्पो के बाकी हिस्सों से अपनी सेना को वापस बुला लिया है और आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। विद्रोहियों द्वारा शहर के कई हिस्सों को कब्जे में लिए जाने के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें अब काफ़ी बढ़ गई है। वहीं अलेप्पो में विद्रोहियों के हावी होने के साथ ही रूस की सेना सक्रिय हो गई है। सीरिया की मदद में रूस ने लड़ाकू विमानों से विद्रोहियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये हवाई हमले अलेप्पो और इदलिब प्रांतों में किए गए हैं। इसके साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।